हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता, विदेशों से आए हुए क्रूर और आतताइयों के द्वारा इस सोने की चिड़िया के परों को कतल। मंदिरों के विध्वंस, भारतीय योद्धाओं की वीरता, भारत माता के इन सच्चे सपूतों को इतिहास के पन्नों पर वो स्थान नहीं दिया, और मुगलों की क्रूरता से भरे अतीत के काले पन्ने। कि अतीत के इन पन्नों को फिर से खोला जाए और हिंदुस्तान का सच्चा इतिहास हिंदुस्तान के समक्ष रखा। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला ये विशेष कार्यक्रम हिंदू वॉरियर। सन 1298-99 ईस्वी के लगभग अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात से वापस दिल्ली की ओर लौट रही थी और वापसी में ये जालोर रियासत में से होकर गुजर रहे थे। जब ये गुजरात से आ रहे थे तो वहां पर सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, जनता से बहुत सारा पैसा लूटा, मंदिर को भी लूटा, जनता को भी लूटा और लूट का बहुत सारा माल इनके पास में इकट्ठा हो गया था। अब जालोर रियासत की सीमा से जब ये गुजर रहे थे तो वहीं पर उस लूट के माल के बंटवारे को लेकर अलाउद्दीन खिलजी की यह सेना दो धड़ों में बट गई। एक मंगोल गुट हो गया जिसके नेता थे मोहम्मद शाह और कैबरू, और एक जो गुट था वो अलाउद्दीन खिलजी का भाई था, उसका नेता अलुग खां। अलुग खां ने मंगोलों से यह कहा कि तुम्हारे पास में जो लूट का माल है, मतलब जो पहले से अलुग खां के पास में लूट का माल था वो तो था ही, और मंगोलों के पास में जो लूट का माल है उसमें से भी 1/5वां हिस्सा हमको दो। मंगोल इस बात पर नाराज हो गए। मंगोलों ने अपने उस लूट के माल के हिस्से में अलुग खां को बंटवारा देने से मना कर दिया, हिस्सा देने से मना कर दिया, तो इन पर हमला बोल दिया गया। इन मंगोलों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे और भागकर सीधे पहुंचे रणथंबोर। रणथंबोर जो वर्तमान में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में आता है। यहां पर एक दुर्ग बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियों से कवर है, बीच में वो दुर्ग है, जल्दी से नजर नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने बख्तर पहन रखे हो, इसलिए इसको बख्तरबंद भी कहा जाता है इस दुर्ग को। और एक इतिहासकार है अबुल फजल, जिसने इस दुर्ग के संबंध में यह कहा है कि इस दुर्ग के आगे राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं वो सारे नंगे हैं, क्योंकि ये देखने पर ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ बख्तर पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए। खैर, यहीं पर वो मंगोलों के नेता आए और यहां के उस समय जो शासक थे वो चौहान शासक थे, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान से प्रार्थना की कि हमको अपने यहां पर शरण दे दो, हमारी रक्षा करो, हमारे प्राणों की रक्षा करो। अब जैसा यहां पर था, यहां की संस्कृति थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रणथंबोर के चौहान शासक हमीरदेव चौहान ने इन मंगोल नेताओं को, जिसमें मुख्य रूप से मोहम्मद शाह और कहब्रू ये थे, इनको अपने यहां पर शरण दी और कहा तुम निश्चिंत रहो, अब तुम मेरे संरक्षण में हो। अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात का पता चला कि उनके जो विद्रोही मंगोल नेता थे, उन मंगोल नेताओं को रणथंबोर के हमीरदेव चौहान के द्वारा अपने यहां पर शरण दे दी गई है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक मैसेज भिजवाया हमीरदेव चौहान के पास में और यह कहा कि ये मेरे विद्रोही हैं, इनको मुझे वापस लौटा दो। हमीरदेव चौहान ने यह कहकर वापस लौटाने से मना कर दिया कि ये दोनों शरणागत हैं और मेरे पास में अपनी रक्षा के लिए आए हैं, मैं इनके प्राणों की रक्षा का वचन दे चुका हूं, इसलिए अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को तुमको नहीं लौटा सकता। इस बात पर अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य मतभेद हो गया, तलवारें खिंच गई। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को जीतने के लिए जो अंतिम प्रयास किया था 1301 ईस्वी में, जिसमें अंतिम प्रयास में अलाउद्दीन खिलजी को सफलता प्राप्त हुई थी। 1301 ईस्वी में रणथंबोर का यह शाखा हुआ था जिसमें योद्धाओं ने केसरिया किया, अपने वचन की, अपने प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए, अपने वंश की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, शरणागत आए हुए व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो केसरिया किया और वीरांगनाओं ने यहां पर जल जोहर कर दिया था। हमीरदेव चौहान की पत्नी थी रंग देवी, उनके नेतृत्व में यहां पर जल जोहर किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1301 में जो अंतिम प्रयास किया गया था रणथंबोर को जीतने का, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा, उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंबोर को जीतने के जो 3 प्रयास किए गए थे उसमें असफलता हाथ लगी थी। और इस अंतिम प्रयास में भी सफलता इसलिए हाथ लगी थी क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा छल और कपट से काम में लिया गया था। बात करूंगा अभी उसकी मैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में अलुग खां, नुसरत खां और अल्प खां के नेतृत्व में वो सेना जो गुजरात से लौट रही थी, जिसको सीधे दिल्ली जाना था, अब दिल्ली जाने की बजाय उनको रणथंबोर पर हमला करने के आदेश अलाउद्दीन खिलजी ने दिए। यह सेना रणथंबोर की ओर आई।
यहां का इलाका बहुत उबड़ खाबड़ है। ये जो राजस्थान के जिले हैं जैसे रणथंभौर, सवाई माधोपुर, करौली, ये पूरा डांग एरिया कहलाता है। चंबल नदी की वजह से यहां पर जो भूमि है वो उत्खात बनी हुई है, उबड़ खाबड़ भूमि बनी हुई है। तो ऐसे में उस सेना को यहां पर घोड़े चलाने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने बनास नदी के पास में अपने कैंप लगाए, वहीं से अपनी स्ट्रेटेजी चलानी शुरू की। हमीरदेव चौहान को जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में इस तुर्की सेना को मार भगाने के लिए अपनी सेना भेज दी। भीम सिंह और धर्म सिंह गए, इन्होंने उस तुर्की सेना को पराजित किया और वो जो लूट का माल गुजरात से लूट कर लाए थे उस पूरे पैसे को भीम सिंह और धर्म सिंह ने लूट लिया और उनके लूट के माल को लूट कर ये रणथंभौर की ओर चल दिए। ये लूट का माल जो है ये धर्म सिंह के साथ में था, धर्म सिंह के पास में था। तो धर्म सिंह तो आगे आगे चलते रहे और भीम सिंह जो है वो थोड़े सुस्ताते हुए आलस में धीरे धीरे चलते रहे कि तुर्की सेना को पराजित कर दिया गया है। लेकिन इस बात की जानकारी नहीं थी कि तुर्की सेना केवल एक ही जगह पर संगठित नहीं थी, वहां उन पहाड़ों में, उस क्षेत्र में अलग अलग जगह वो फैली हुई थी। तो जब भीम सिंह वापस लौट रहे थे तो उस फैली हुई तुर्की सेना में जो अल्प खां था, अल्प खां के नेतृत्व में उस सेना ने भीम सिंह के ऊपर धावा बोल दिया। भीम सिंह के प्राण चले गए। अब जब धर्म सिंह रणथंभौर के दुर्ग में पहुंचे तो हमीरदेव चौहान इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्होंने भीम सिंह के प्राण जो गए थे उसके लिए धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। धर्म सिंह की आंखें फुड़वा दी, धर्म सिंह को पद से हटा दिया और धर्म सिंह के पद के स्थान पर धर्म सिंह के जो भाई थे भोज, उनकी उस पद पर नियुक्ति कर दी गई। तो खैर, तुर्कों और चौहानों के मध्य हुए इस पहले युद्ध में तुर्की सेना को बुरे तरीके से पराजित कर दिया गया था। यह तुर्की सेना उस समय तो लौट गई, लेकिन ये वापस आई। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस सेना को फिर से भेजा गया और इस बार अलुग खां और नुसरत खां को इस सेना का नेतृत्व देकर भेजा गया। यह सेना आई। इस सेना को मुकाबला करने के लिए हमीरदेव चौहान के द्वारा एक तो रतिपाल को भेजा गया, एक बड़ी सेना भेजी गई जिसका नेतृत्व रतिपाल को दिया गया। इसके अतिरिक्त इस सेना में हमीरदेव चौहान के भाई वीरमदेव भी थे और वो जो मंगोल सैनिक जो अपनी जान बचाकर जालोर से हमीरदेव चौहान के पास में आ गए थे अपने प्राणों की रक्षा के लिए, उनको भी इस सेना में भेजा गया तुर्की सेना का मुकाबला करने के लिए, जैसे मोहम्मद शाह और कहबरू को। हमीरदेव चौहान की सेना ने इस तुर्की सेना को फिर से पराजित किया, बुरे तरीके से पराजित किया और इनकी जो महिलाएं थी, तुर्की महिलाएं, उनको बंदी बना लिया गया और उन महिलाओं को उस क्षेत्र में जगह जगह मट्ठा बेचने के काम पर लगा दिया गया। इसीलिए लगा दिया गया ताकि पूरी जनता में, पूरे लोगों में यह मैसेज चला जाए कि तुर्की सेना को किस प्रकार से बुरे तरीके से पराजित कर दिया गया है और न केवल उनको पराजित किया गया बल्कि उनकी महिलाओं को भी यहां मट्ठा बेचने के काम पर लगा दिया गया है। इस घटना के संबंध में मुख्य रूप से हमको जो जानकारी मिलती है वो एक तो उस समय का एक व्यक्ति था अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी था, और ये जब युद्ध हुआ था उस समय खुद वो यहां पर आया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। उसके द्वारा लिखा गया तारीख अलाई। इसके अतिरिक्त जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है तारीख फिरोज शाही। वहां से भी रणथंभौर और चौहान जो तुर्क हैं उनके मध्य इस आक्रमण की जानकारी हमको मिलती है। इसके अतिरिक्त नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया हमीर महाकाव्य, वहां से भी जानकारी मिलती है और कुछ सोर्सेस और भी हैं, वहां से जानकारी मिलती है। तो खैर, ये दो हमले हुए। इन दोनों हमलों में चौहानों ने तुर्की सेना को बुरे तरीके से पराजित किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने बदला लेने के लिए वापस से इस तुर्की सेना को भेजा और इस बार वापस से अलुग खां और नुसरत खां को सेना का नेतृत्व देकर भेजा और इस बार एक चाल के साथ भेजा कि एक काम करना, हमले की तैयारी भी जारी रखना और साथ ही साथ छलावा करने के लिए हमीरदेव चौहान के साथ में संधि वार्ता भी चालू रखना कि हम तो आपसे संधि करने के लिए आए हैं। तो दोनों मोर्चों पर काम किया इस बार इस तुर्की सेना ने। एक तो सुरंग खोदने का काम जारी रखा कि ताकि ज्यादा से ज्यादा रणथंभौर की सीमा के पास में पहुंचा जा सके, उसकी दीवारों को उड़ाया जा सके, अंदर ही अंदर चलाया जाया जा सके, क्योंकि उनको रणथंभौर दुर्ग में जाने का वो मार्ग नहीं पता था जहां पर सेना का जमावड़ा कम हो या आसानी से दुर्ग के अंदर पहुंचा जा सके। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि सुरंग के माध्यम से वहां पहुंचा जाए। दूसरे मोर्चे पर उन्होंने हमीरदेव चौहान के साथ में संधि वार्ता जारी रखी और यह कहा कि ठीक है, अगर आप अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को हमको नहीं लौटाना चाहते तो मत लौटाओ, अगर आपके वचन अगर भंग होते हैं तो मत लौटाओ, कोई बात नहीं। दूसरी शर्त मान लो। दूसरी शर्त क्या? दूसरी शर्त यह है कि 4 लाख तो मोहर दे दो हमारे सुल्तान को, 4 हाथी दे दो और तुम्हारी पुत्री का विवाह हमारे सुल्तान के साथ में कर दो। तो हमीरदेव चौहान ने यह कहा कि तुमने जितनी मोहरें मुझसे मांगी है ना, तुम्हारे सुल्तान जब युद्ध लड़ने के लिए आएगा तो उसके शरीर पर मैं अपनी तलवार से इतने ही घाव करूंगा। मोहरें कितनी मांगी थी? 4 लाख। तो इसका अर्थ यह है कि हमीरदेव चौहान ने यह कहा कि जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो तलवार से उसके शरीर पर 4 लाख वार करूंगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर शरीर पर 4 लाख वार कैसे होंगे, इतना बड़ा तो शरीर ही नहीं है, कैसे 4 लाख वार किए जा सकते हैं? अरे भाई, किसी भी बात को कहने से उसकी महत्ता को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है इस प्रकार से।
मान लीजिए आपसे अगर ये कहा जाए कि आपका चांद सा मुखड़ा है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी शक्ल चांद जैसी हो गई। चांद जैसी होने का मतलब तो अजीब सी लगने लग जाएगी। तो महत्ता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें कही जाती थी। तो खैर, संधि की यह वार्ता विफल हो चुकी थी। तुर्की सेना जब दुर्ग के निकट पहुंची तो दुर्ग के अंदर से जलते हुए गोले उनके ऊपर फेंके गए, जिसकी वजह से नुसरत खां की मृत्यु हो गई। तुर्की सेना में भगदड़ सी मच गई, असंतोष छा गया, वापस से तुर्की सेना को लौटना पड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास में अब तीन तीन हार के समाचार थे कि किस प्रकार से हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को 3 बार मार के भगाया। अब अलाउद्दीन खिलजी को मजबूर होकर स्वयं रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए यहां पर आना पड़ा। और इस बार अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले तो दुर्ग के आसपास में जो खाई थी, उन खाइयों को भराने का काम किया, मिट्टी से उनको भरा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा हाइट तक पहुंचा जा सके। दूसरा, सुरंग के काम भी जारी रखे कि सुरंग के माध्यम से दुर्ग के ज्यादा से ज्यादा निकट पहुंचा जा सके। अपने सैनिकों को सीढ़ी लगाकर दुर्ग में ऊपर तक पहुंचने की व्यवस्था की, रस्सियों के द्वारा ऊपर तक पहुंचने की व्यवस्था की। लेकिन दुर्ग के अंदर से गोले, जलते हुए गोले फेंके जा रहे थे, तीर चलाए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो तुर्की सेना आसानी से दुर्ग की सीमा के अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। अब दिक्कत यह हो रही थी कि जब अलाउद्दीन खिलजी यहां पर उलझा हुआ था रणथंबोर के दुर्ग को जीतने के लिए, तो इसी दौरान दिल्ली और अवध से कुछ समाचार आने लगे। और समाचार ये थे कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए वहां पर विद्रोह होना शुरू हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का विरोध होना शुरू हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी को अब अपनी गद्दी बचानी थी। भाई, रणथंबोर तो जीतना था क्योंकि नाक कट चुकी थी, 3-3 बार पराजित हो चुका था। साथ ही साथ दिल्ली और अवध में अपना क्षेत्र वहां पर भी बचाए रखना था। तो अब अलाउद्दीन खिलजी को जल्दी थी कि किस प्रकार से, जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद कूटनीति से, जैसे भी हो, राजनीति से, छल कपट से रणथंबोर के दुर्ग को जीता जाए। यहां वाले शासकों में वो चीज नहीं थी। यहां वाले शासक तो प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब कई लोग ये कहते हैं कि इनको भी इसी तरीके से उनका मुकाबला करना चाहिए था। खैर, अलाउद्दीन खिलजी के लिए अब रणथंबोर को किसी भी तरीके से जीतना आवश्यक था और दुर्ग के अंदर भी स्थिति बहुत खराब हो रही थी। अमीर खुसरो जो इस युद्ध में साथ था, अलाउद्दीन खिलजी के जो साथ में आया था, अमीर खुसरो ये लिखता है कि दुर्ग के अंदर ऐसी हालत हो गई थी, खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई थी। और आप अंदाजा लगाइए कि दुर्ग के अंदर, जैसा अमीर खुसरो लिखता है कि सोने के 2 दानों के बदले भी चावल का 1 दाना भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। मतलब अगर कोई ये कहे कि सोना ले लो, बजाय इसके मुझे चावल के 2 दाने या 1 दाना उपलब्ध करा दो, तो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो सोने से महंगा चावल हो गया था। तो आप सोचो, विचार करो कि किस प्रकार से दुर्ग के अंदर खाने और पीने के सामान की किल्लत हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अब क्या किया? हमीरदेव चौहान के जो सेना नायक थे, रणमल और रतिपाल, उनको अपनी ओर मिलाया और यह कहा, मेरा साथ दो, दुर्ग को जीतूंगा, जीतने के बाद रणथंबोर तुम्हारा, तुमको रणथंबोर सौंपकर मैं वापस दिल्ली चला जाऊंगा, मेरा साथ दो। वो लालच में आ गए। रतिपाल ने क्या किया? जहां पर सेना का जमावड़ा था, कुछ जगह से सेना का जमावड़ा कम कर दिया। इस बात की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को दी कि यहां पर्टिकुलर ये पॉइंट है, यहां से मैंने सेना को हटा लिया है या सेना को कम कर लिया है, वहां से तुर्की सेना आसानी से अंदर घुस सकती है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात का फायदा उठाया और हमीरदेव चौहान के सेना नायकों के छल कपट की वजह से तुर्की सेना रणथंबोर के दुर्ग में प्रवेश कर गई। लेकिन अंदर जब यह सेना गई तो बड़ी बहादुरी से वो वीर योद्धा लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, उन्होंने केसरिया किया, वीरांगनाओं ने जौहर किया। लेकिन फाइनली इस छल कपट की वजह से अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर के दुर्ग पर अधिकार हो चुका था। अब बारी आई उन लोगों की, रणमल और रतिपाल की, जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दिया था कि दुर्ग जीतने के बाद दुर्ग तुम्हारा। रणमल और रतिपाल को बुलाया गया और यह कहा गया कि जो अपने राजा का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, और दोनों को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया गया। अब बड़ी जिज्ञासा होती है उस व्यक्ति के बारे में जानने की, वो मंगोल नेता मोहम्मद शाह और कहबरू, जो अपनी जान बचाकर हमीरदेव चौहान के पास में आए थे और हमीरदेव चौहान ने उनके प्राणों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने आखिर क्या किया, उनका क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ी एक व्यक्ति पर, मोहम्मद शाह पर। यह वही था मंगोल नेता। इसको पकड़कर अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया। बहुत घायल था, बहुत पीड़ा में था मोहम्मद शाह और मरणासन्न स्थिति में था। अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा, मैं तेरा उपचार करवा देता हूं, इलाज करवा देता हूं, तेरे घावों को ठीक करवा देता हूं, तुझे फिर से स्वस्थ करवा दूंगा। अगर मैं तुझे फिर से ठीक करवा दूं, तुझे स्वस्थ करा दूं, तो तेरा मेरे प्रति क्या व्यवहार रहेगा? उस मंगोल नेता ने बहुत अच्छी बात कही और उसने यह कहा कि सबसे पहले तो मैं तेरा कत्ल करूंगा और उसके बाद हमीरदेव चौहान के किसी वंशज को यहां की गद्दी पर बैठाकर जीवन भर उसकी सेवा करता रहूंगा। मतलब उस मंगोल नेता ने भी हमीरदेव चौहान के उस एहसान को माना।
हिंदू वॉरियर।